हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है कृषि से संबंधित समस्याएं। उसमें जो फूड ग्रेन में फ्लक्चुएशन होता है, मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है या अन्य जो कारण होते हैं, वो कृषि को किस हद तक प्रभावित करते हैं और कृषकों को क्या क्या समस्याओं से जूझना पड़ता है उनके कारण। आज का जो हमारा व्याख्यान है उसी से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी किसान जो अब उत्पाद तैयार करता है तो उसको मार्केट तक ले जाता है और उचित दाम उसको अगर मिलता है तो इससे ना सिर्फ किसानों को फायदा होता है बल्कि उससे जुड़े हुए उन परिवारों को भी फायदा होता है जो जिनका आधार ही खेती है। तो कहने का मतलब ये है कि कृषि उपजों का सही सही मूल्यांकन होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि जो उत्पादित उपज है किसानों के द्वारा उनका सही मूल्य मिल सके। इससे क्या होता है कि ना सिर्फ उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि कृषक इस बढ़ी हुई आय का उपयोग मात्रा उपज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उससे कृषि उत्पादकता के लिए जो भी टूल्स हैं या जो भी टेक्निक्स हैं उसमें उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके किस्म में सुधार कर सकते हैं, जैसे संकर बीज हो गया, उन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उस पूरे एरिया का एक आर्थिक विकास संभव हो पाएगा और साथ ही साथ इससे कृषकों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और जो है इससे उनको आर्थिक लाभ होगा और बहुत हद तक जो है उससे पूरी अर्थव्यवस्था को भी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। तो जो ये फ्लक्चुएशन होता है डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर के जो फूड ग्रेन के दामों में फ्लक्चुएशन होता है, इससे कई समस्याएं आती है। जो सबसे बड़ी समस्या आती है उसको हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा की समस्या। खाद्य सुरक्षा के तीन पिलर माने जाते हैं। सबसे पहला जो पिलर है वो है अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी और तीसरा जो है यूटिलाइजेशन या स्टेबिलिटी भी आप कह सकते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को जो है खाद्य मिल पा रहा है कि नहीं, उस तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो उसका उपयोग कर रहा है कि नहीं। ये तीनों पिलर जो हैं इससे प्रभावित होंगे। अगर फ्लक्चुएशन डिफरेंस होगा तो कहीं ना कहीं, चाहे वो फ्लक्चुएशन मुद्रास्फीति से हो, चाहे वो फ्लक्चुएशन कुछ संस्थागत कारणों से हो, चाहे वो फ्लक्चुएशन संगठनात्मक कारणों से हो, तो ये जो भी कारण उसमें आपका आएंगे तो उस कारणों से जो है प्रभाव फाइनली कृषक पे ही पड़ता है। तो ये जरूरी है कि हर जिले में या हर छोटे स्तर पे भी किसानों को ध्यान में रखते हुए इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जाए और फूड ग्रेन फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करके किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो लाभ पहुंचाया जाए। अब यहाँ पे कई तरह की समस्याएं आती है, जिसमें सबसे फूड ग्रेन फ्लक्चुएशन में जो सबसे पहली जो समस्या है की अगर हम चर्चा करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला समस्या है बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला मिलती है। बिचौलियों का मतलब ये हुआ कि मंडी और जो किसान है उनके बीच के जो दलाल हैं, यानी कि जो विपणन होता है कृषि उपज का, उसमें जो मध्यस्थता करता है उसकी एक श्रृंखला होती है, जिसमें गांव का साहूकार होता है, घूमता फिरता व्यापारी हो सकता है, महाजन हो सकता है, थोक व्यापारी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि उनके पास कृषक अपनी उपज का विक्रय करता है और इनसे सभी अपनी सेवाओं के लिए कुछ न कुछ लेता है। मान लीजिए कि अनुमान ये लगाया जाता है कि मूल्य से उत्पादकों को 50% से 80% ही भाग प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कि किसी फसल का मूल्य 10 रुपए है प्रति किलो, अगर कोई 10 किलो बेचता है तो 100 रुपए हुआ। अब वो जो व्यापारी होगा, जो बिचौलिया होगा, उससे वो खरीदेगा 7 रुपया में, 8 रुपया में और उसको जाके बेचेगा फिर 10 रुपए में। तो वो जो 2-3 रुपए का हानि है वो डायरेक्ट किसानों को होता है और इससे जो है उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता है। दूसरा जो मेन इसमें समस्या आती है वो आती है मंडी में कुरीतियाँ। बहुत सारी मंडी जो है देश की वो नियमित नहीं है, रेगुलेट नहीं हो पाती हैं, तो उन पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो अनियमित मंडियां हैं, इनसे जो है इस पे कार्यवाही की जानी जरूरी है। जहां किसानों का शोषण होता है, या तो तराजू में वो लोग गड़बड़ी कर देंगे, या जो है उपज का एक अच्छा अंश जो है नमूने या वानगी के रूप में निकाल लिए जाते हैं। क्रेता जो है दलाल जो है वो बेसिकली वो मूल्य तय करता है। कई बार होता है कि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं होता है, तो वो जो दलाल हैं या जो बिचौली हैं उसका ये फ़ायदा उठा लेते हैं। तो कहने का मतलब है, अब उसमें ढुलाई के लिए अलग से वो पैसे लेंगे, कहेंगे पलदारी का अलग से पैसे दो, परिवहन के लिए अलग से पैसे दो। तो ये जो है एक तरह से ये किसानों से ही वसूल लिए जाते हैं, जबकि ये नियम के तौर पे किसान से नहीं लेना है।
तो ये सारे जो इफेक्ट हैं वो पड़ता है उस पर। उपज की घटिया किस्म जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, खेत छोटे हैं भारत में, खेतों का आकार छोटा है, कृषि की परंपरागत पद्धति होने से कृषकों की उपज की जो किस्म है उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इससे भी जो है किसानों को कम मूल्य मिलता है। दूसरा जो है भंडार सुविधा का भी अभाव है यहाँ पे। अब भंडार सुविधा के अभाव के कारण आप अक्सर देखते होंगे न्यूज में कि एफसीआई जो कि सरकारी संस्था है उसमें भी कई सारे कमियों के कारण जो है खुले में ही अनाज को रखा जाता है और बर्बाद हो जाता है। इससे जो है कृषक के पास भी जो है उतना क्षमता नहीं होता है कि वो अगर अनाज का पैदावार ज़्यादा करता है तो उसको भंडारित कर सके। अब भंडारण नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, या तो बिचौलिए को बेच देगा। अब बिचौलिए को बेचेगा या जो है वो नियमित मंडी में जाके बेचेगा। तो इस संबंध में होता क्या है कि वो बिचौलिया जो उस धान को खरीदा या उस गेहूं को खरीदा या किसी तरह के अनाज को खरीदा वो उसको स्टोर करता है। अब जब मार्केट में डिमांड हो जाएगी, सप्लाई नहीं होगी, स्टोर करेगा तो फ्लक्चुएशन बढ़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि भंडारण की सुविधा को तैयार की जाए ताकि उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया जाए, समय समय पे मार्केट में हर चीज़ें आपको उपलब्ध हो। क्योंकि किसान जो है इतना खर्च करके और उसी रेट में वो बेचेगा तो फिर किसान को आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा। कई सारे जो है भारत गांवों का देश है और कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का उतना ही अभाव है। कृषि के उपज से संबंध में किसानों की प्रमुख समस्या जो है वो परिवहन की हो जाती है। कई जगह जो है सड़कें हैं लेकिन प्रॉपर जो है उनको गाड़ी नहीं मिल पाती है, गाड़ी मिलेगी तो फिर उसका भाड़ा ज़्यादा होगा। तो इस तरह की समस्या जो है देखने को मिलती है। उससे भी फूड ग्रेन का रेट कई बार हाई हो जाता है क्योंकि किसान चाहता है कि वो जितना खर्च किया उसको उतना प्राप्त हो जाए और इस तरह से नए मूल्य जो है तय किए जाते हैं। मूल्य संबंधी सूचना भी किसान के पास नहीं रहती है क्योंकि किसान का जो है मूल्य संबंधी, मान लीजिए सरकार जो है निर्धारित कर दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया। अब उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में ना तो समाचार पत्र में पहुंच पाया किसान तक, ना वो न्यूज़ सुन पाया, ना पत्रिका पढ़ पाया। तो इसका फायदा जो है महाजन उठाते हैं। वित्तीय सुविधा तो उनको मिल नहीं पाती है। संगठन भी किसानों का अपना नहीं है। मंडी में आप चले जाइए तो उनका अपना संगठन मिल जाएगा, महाजन का अपना संगठन मिल जाएगा, लेकिन किसान के पास दूर दूर तक कोई संगठन नहीं है। तो वो क्या होता है कि अपनी जो आवाज़ है वो उठा नहीं पाते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे जो रीज़न है वो किसानों को झेलने पड़ते हैं। तो चाहे अनाज सड़ गल जाए, सरकार उसको रेगुलेट न करे, वित्तीय रेगुलेशन, मुद्रास्फीति जिसमें हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन बढ़ जाता है डिमांड सप्लाई के मिसमैच से। तो ये सारे जो कारण हैं और जो मैंने अभी चर्चा की, ये कहीं ना कहीं जो है फ्लक्चुएशन को बढ़ाते हैं और फ्लक्चुएशन बढ़ेगा तो इसमें बड़ा रोल जो है कहीं ना कहीं संस्थागत और संगठनात्मक कमियां भी होती हैं और दूसरी तरफ जो बिचौलिए हैं उनकी भी भूमिका होती है, जिसको हम कालाबाजारी कह सकते हैं। आप अक्सर ये देखते हैं कि जो है कई बार जो है आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि प्याज का रेट इतना बढ़ गया, टमाटर का रेट इतना बढ़ गया। कैसे बढ़ जाता है? फिर अचानक सरकार जो है रेगुलेट करती है फिर उस चीज़ को और कहती है कि जो है आप स्टोर नहीं करिए, स्टोर करिएगा तो वो ऑफेंसिव जो है एक तरह से जुर्म हो जाएगा और उसको जो है वो ठीक करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन के लिए कारण है। अब इसके लिए क्या सही हो कि किसानों को जो है इस फ्लक्चुएशन से कोई भी हानि ना हो, किसानों को भले ही खाद्य मूल्य में उतार चढ़ाव हो लेकिन उनको फायदा हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी सबसे पहली जो चीज़ है वो है विपणन व्यवस्था को ठीक करना, यानी नियमित मंडी की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक है। अभी अगर देख लिया जाए तो 10,000 से भी कम नियमित मंडियां हैं पूरे देश में। अब इसमें जो है आप समझ सकते हैं कि नियमित मंडियां जब इतनी संख्या लगभग है तो इसका मतलब अनियमित मंडियां ज़्यादा होंगी और उससे जो है नुकसान होता है किसान को। तो कहने का मतलब है कि जब नियमित मंडी होगी तो विभिन्न प्रकार के माप तौल होंगे, उसमें मीट्रिक प्रणाली यूज होगा, इससे किसानों को जो है पूरी तरह से लाभ मिलेगा। अगर फ्लक्चुएशन होता भी है तो उनसे उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टोर जो होता है अनाजों का, उस फ्लक्चुएशन पे जो प्रभाव डालता है उसको सरकार जो है तय करे, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं किसान को जो लाभ मिलना है वो मिल जाएगा, फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। एक श्रेणी विभाजन करे, मानकीकरण करे। दूसरी चीज़ की मुद्रास्फीति या इस तरह की जो समस्या आती है उसको सरकार चाहे तो एमएसपी बढ़ा के जो है फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा जो है सरकार कर्मचारियों को जागरूक करे, किसानों को जागरूक करे। हालांकि ये सारे कार्यक्रम अभी चलाए जा रहे हैं लेकिन बहुत हद तक जो है आज भी ये पूरी तरह से सही नहीं है।
दूसरा फ्लक्चुएशन होता है उत्पादकता से भी संबंधित। ये तो मैंने बताया मूल्य से संबंधित, कि किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है तो उससे क्या क्या समस्या आ रही है। उत्पादकता से भी होता है कि अगर किसान जो है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर किसान फसलों का उत्पादन करता है और उसको सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तो उससे मैंने शुरू में भी जो चर्चा की थी कि उससे क्या होता है कि किसान के पास तो आर्थिक लाभ मिला नहीं। जितना उसने इनपुट दिया उतना उसको आउटपुट मिल जाता है, मिला तो वो तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट तो जो है इक्वल हो गया, तो उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। अगर इनपुट के बदले उसको आउटपुट अधिक मात्रा में मिलती है, सरकार ऐसी व्यवस्था करे, चाहे वो विपणन मंडियों की व्यवस्था करके करे, चाहे वो एमएसपी निर्धारित करके करे, तो उससे क्या होता है कि किसान का जो मोराल है वो हाई होता है, और उससे जो है किसान ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक तकनीकी यूज करेगा, संकर बीज का यूज करेगा, अधिक से अधिक आधुनिक कृषि वो कोशिश करेगा कि जो है उसमें यूज करे, तो वो उत्पादकता बढ़ाएगा। जब उत्पादकता बढ़ाएगा तो जो डिमांड है, क्योंकि डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग जो है सामान जाएगा, तो एक बैलेंस बना रहेगा, एक संतुलन बना रहेगा मार्केट में, और उससे फ्लक्चुएशन जो है वो कंट्रोल रहेगा, फ्लक्चुएशन बहुत ऊपर नीचे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए सरकार जो है कई सारे योजनाएं भी चला रखी हैं। डायरेक्ट जो है चाहे वो आप सॉयल के परीक्षण की योजना है कि सॉयल का परीक्षण करके जो है किसान अपना उत्पादन करे, ताकि उत्पादकता संबंधी समस्या को दूर किया जा सके। किसको को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, फिर आवश्यक सुविधाएं उसे दी जा रही है। परिवहन व्यवस्था तो अब लगभग जो है हर जगह हो ही गई है। तो ये सारे जो है, इससे क्या होता है कि जो भी समर्थन मूल्य है या जो भी समस्याएं हैं किसान के उत्पादों के मूल्य से संबंधित, जिसमें उतार चढ़ाव होता है, उसमें बाधाओं को ध्यान में रखकर ऐसी योजनाएं लाई जाती हैं ताकि उसको दूर किया जा सके और उसको बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। कई बार क्या होता है कि अस्थायी कर्मचारी भी नियुक्त किए जा सकते हैं अगर अस्थायी कर्मचारी नहीं है तो ये सारे कारण हैं जिससे मूल्य में उतार चढ़ाव होता है और जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा भी किसानों की कई समस्याएं हैं। जैसे आपको पता है कि जो है यहाँ का पूरा जो सिस्टम है वो मानसून पे आधारित है। भारत के संदर्भ में अगर हम समझें तो अब इस सिचुएशन में जो है मानसून अगर अच्छा होता है तो किसानों के फसल अच्छे होते हैं, मानसून खराब होता है तो किसानों के फसल खराब होते हैं। तो जरूरी इन सब चीज़ों की भी है कि हम उनके समस्याओं को समझें और आधारभूत संरचना जो है एक तरह से लाएं गांव में, ताकि किसानों को डायरेक्टली फायदा हो सके। इससे कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत भी जो है मंडी की व्यवस्था की गई है, लेकिन सुविधा नहीं मिल पाती है। तो कहने का मतलब जो भी अभी तक की योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की बेहतर तरीके से ज़रूरत है, ताकि जो मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है फूड ग्रेन को, उसको रोका जा सके। वो उतार चढ़ाव चाहे किसी उत्पाद से संबंधित हो, वो उतार चढ़ाव चाहे डिमांड सप्लाई के मिसमैच से संबंधित हो, वो उतार चढ़ाव चाहे मुद्रास्फीति से संबंधित हो, इन सब को जो है सरकार बेहतर तरीके से रेगुलेट अगर करती है तो बहुत हद तक जो है इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो जो अधिकार हैं किसान को, उनको भी ये अधिकार समझना पड़ेगा और उसके लिए उनको कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि जो है जो भी मूल्य के उतार चढ़ाव से उनको समस्याएं आ रही हैं वो उस समस्या को दूर कर सकें और अपनी बात जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों या सरकार तक पहुंचा सके, ताकि सरकार उस समस्याओं को समझकर, उस समस्याओं को देखकर जो है वो एक तरह से उस पर काम कर सके। कई जगह किसानों में वो प्रतियोगिता का भी अभाव है। हमारे यहाँ धान, मक्का, गेहूँ ये सब उगा रहे हैं तो वही उगा रहे हैं। कभी भी ये स्वस्थ प्रतियोगिता जो है नहीं होती है कि आय को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो धीरे धीरे आर्थिक दृष्टि से नुकसान है किसानों के लिए। तो ये ज़रूरी है कि जो है किसान जो है अपने उपज को प्रतियोगी बनाए, उसको मंडी तक पहुंचाए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर ना हो सके चीज़ें। सरकार ये व्यवस्था करे कि उसका तत्काल भुगतान हो, ताकि किसानों को आर्थिक लाभ हो सके और वो अधिक से अधिक प्रोत्साहित हो फसल उत्पादन के लिए। तो इन सब चीज़ों को करके हम फूड ग्रेन के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सरकार की भी सहभागिता उतनी ही जरूरी है जितनी किसानों की सहभागिता है और जितने प्रशासनिक अधिकारियों की सहभागिता है। तो अगर सबकी सहभागिता होगी तो इस फूड ग्रेन के फ्लक्चुएशन की समस्या को दूर किया जा सकता है और बहुत हद तक किसानों को प्रत्यक्ष तौर पे इससे लाभ पहुंचाया जा सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें लगभग समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।